राधे राधे सभी को प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं इस क्लास में आपको एमपी सेट और यूजीसी नेट दोनों को टारगेट करके हिंदी साहित्य के पेपर सोल्व करवा रही हूँ। मैंने आपको जो सेट का पेपर हुआ था 2024 का, जो मैंने खुद दिया था, जिसमें मैंने सफलता हासिल करी, उस पेपर को बिल्कुल डिटेल में हल करवाया था। उसके बाद जो 2022 का एमपी सेट का पेपर हुआ था वो भी मैंने बिल्कुल डिटेल से आपको हल करवाया है। आज जो जून 2025 का पेपर है जो अभी हुआ था इसी वर्ष में, जो मैंने खुद दिया था और मैंने इसमें प्रथम प्रयास में नेट हिंदी साहित्य से क्वालिफाई किया है, तो अब मैं ये पेपर आपको करवाने वाली हूँ बिल्कुल डिटेल से हिंदी साहित्य का। आपको खुद अब पेपर का स्तर पता चलेगा कि आपने सेट का पेपर दोनों लगा लिए हैं। आज आप अब नेट का पेपर लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसे पूछा जाता है, क्योंकि 2022 का जो सेट का पेपर देखा था बहुत इजी था। उसके बाद जो 2025 का आपने पेपर देखा उसका जो पैटर्न था बिल्कुल नेट को छू रहा था। अब आपने सेट का पैटर्न देख लिया, अब आप नेट का पेपर देखो, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होती है। यहाँ पर पूरे भारत के विद्यार्थी पेपर देते हैं, तो इसका ये एग्जाम हर 6 महीने में होती है। और मुझे ये लग रहा है कि जितने भी मैंने पुराने पेपर छुड़ाए थे उनमें से सबसे टफ पेपर अगर हिंदी साहित्य का देखा जाएगा तो जून 2025 का जो पेपर हुआ था वो अब तक का हिंदी साहित्य का सबसे टफेस्ट पेपर था, जिसमें क्वेश्चन का लेवल इतना हाई था, हिंदी के क्वेश्चन इतने डीप में पूछे गए थे। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप खुद जब अभी आप पेपर हल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको पेपर हल करवाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आपका एक माइंडसेट तैयार हो जाए कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठो तो आपको पता चले कि हाँ, इस तरह के प्रश्न हमने पहले भी कहीं देखे हैं और हमने हल किए हैं। अब जैसे 2022 का पेपर जो सेट का पैटर्न था उसमें और इसमें क्या चेंजेस है कि जैसे हमने पेपर हल करा था तो उसमें हमने देखा था कि यूनिट वाइज क्वेश्चन दिए गए थे। जैसे पहले यूनिट 1 के क्वेश्चन थे तो सारे 10 क्वेश्चन एक साथ यूनिट 1 के थे। अगर यूनिट 2 के तो सारे यूनिट 2 के एक साथ थे, है ना। सब यूनिट के एक साथ 10-10 क्वेश्चन दिए थे। पर नेट में पैटर्न अब चेंज कर दिया गया है। इसमें सारी यूनिट के 10 यूनिट के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्वेश्चन आपको मिक्स देखने को मिलेंगे। कहीं क्वेश्चन आपको यूनिट 2 हिंदी साहित्य के इतिहास को देखने को मिलेगा तो कहीं आपको यूनिट 10 अन्य गद्य विधाओं का देखने मिलेगा। कोई क्वेश्चन आपको कहानी का मिलेगा तो उसके बाद कोई क्वेश्चन आपको उपन्यास का मिलेगा, कोई क्वेश्चन पाश्चात्य काव्य शास्त्र का मिलेगा, तो कोई आपको निबंध वाला प्रश्न मिलेगा। तो इसमें सभी प्रश्न आपको मिक्स मिलेंगे। तो अब हम प्रश्न हल करते हैं। ये पेपर सिर्फ नेट वालों को ही नहीं देखना है, ये क्लास सेट वालों के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो सेट का पेपर होगा वो पूरा का पूरा नेट के पैटर्न पे बेस होगा। क्योंकि 2024 में पीएससी ने बता दिया था कि हम नेट के हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे। उन्होंने खुद, उनका जब नोटिफिकेशन आया था सेट का, तो उन्होंने लिखा था कि हमारा जो भी सिलेबस होगा वो यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार होगा। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आपका पेपर का जो पैटर्न होगा वो पूरा कहीं ना कहीं नेट को छुएगा ही। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप नेट के, क्योंकि सेट के आपको इतने पुराने प्रश्न पत्र नहीं मिलेंगे। 2018 का भी पेपर मुझे पूरा नहीं मिला, अगर मिलता तो मैं आपको करवा देती, फिर भी मैं ढूंढने की कोशिश करूंगी। इसीलिए मैंने 2022 और 2024 का आपको हल करवाया। और मैं बोल रही कि आप नेट के जितने ज्यादा प्रश्न हल करोगे, पीवाईक्यू नेट वाले विद्यार्थी भी सेट वाले विद्यार्थी भी, तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न कैसे आते हैं और हूबहू प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। क्योंकि नेट के जो प्रश्न है वो थोड़े बड़े पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है, क्योंकि आप प्रश्न को पढ़ते पढ़ते ही कभी कभी तो हम भूल ही जाते हैं कि प्रश्न में दिया क्या है। तो अब हम पेपर हल करेंगे तो मैं जितनी भी बातें बोल रही हूँ आपको जब आप पेपर हल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं पूरा पेपर एक साथ हल नहीं करवाऊंगी, जितने क्वेश्चन आज की क्लास में हो सकेंगे मेरा टारगेट है मैं 25 प्रश्न आपको कराऊं, क्योंकि प्रश्न बहुत बड़े हैं। तो हम एक क्लास में पेपर यूजीसी नेट का आपको सभी ने हल करवाया होगा यूट्यूब पे, पर मेरे हल करवाने का तरीका अलग है। मैं आपको चारों ऑप्शन डिटेल में सोल्व करवाऊंगी, है ना, क्योंकि हमें इस तरह से पेपर को हल करना है कि अगर यही प्रश्न या इसके आसपास से प्रश्न भी पूछे गए तो आप प्रश्न गलत करके ना हो, है ना। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना है। आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, है ना। क्योंकि जो पेपर 1 के विद्यार्थी है वो तो कमेंट करते हैं, पर जो यूजीसी नेट ये हिंदी साहित्य के विद्यार्थी है
इनके कमेंट बहुत मुझे कम मिलते हैं देखने को, है ना। जो 50 प्रश्न है, एक मिनट, जो आपके 50 प्रश्न है ना, ऊपर के 50 प्रश्न है, ऊपर के देखो मैं प्रश्न आपको बताती हूँ, ये पूरे पेपर 1 के हैं, है ना। ऊपर वाले पूरा पेपर 1 आ गया है, ये पूरा गद्यांश है, ऐसा ही पेपर आएगा आपका पूरा। ये खुद मेरे खुद के पेपर की पीडीएफ है, जो आप आंसर शीट आई थी तो मैंने खुद इसे डाउनलोड कर लिया था। आप खुद भी आपका पेपर डाउनलोड कर सकते। पेपर डाउनलोड करने का रीजन ये था कि मुझे पता चले कि मैंने कहाँ गलती करी, कौन सा प्रश्न मैंने सही करा, कौन सा प्रश्न मैंने हड़बड़ी में गलती कर दी, है ना। तो ये खुद मेरे खुद का पेपर की पीडीएफ ही है ये। आप खुद भी जब आप पेपर दोगे तो आंसर शीट आती है, तो आप खुद आपका पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार का ही पेपर आपको वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका पेपर ऑनलाइन होगा नेट वाले के लिए। अब और सेट का विद्यार्थियों का पेपर ऑफलाइन होगा, तो उसमें ऑफलाइन पीडीएफ थी और ये ऑनलाइन थी। तो 50 प्रश्न पेपर 1 के वो भी मैं आपको करवाऊंगी। हम पेपर 2 कर रहे हैं हिंदी साहित्य का। तो पहला प्रश्न है आपका कि लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैंने नरक निदान। अंधेर नगरी नाटक में उपयुक्त कथन किसका है? तो आप बताइए कि जो कथन ये कौन गाता है। बहुत आसान प्रश्न है ये, तो ये वाला प्रश्न आप आसानी से बता सकते हो। नारायण दास गाता है, गोवर्धन दास गाता है, महंत गाता है कि राजा गाता है? कौन गाता है? लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी ना कीजिए, या में नरक निदान, है ना। तो यह महंत गाता है ना। महंत कहता है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, अगर लोभ करोगे आप तो आपका मान सम्मान चला जाएगा और आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ना। तो जो महंत कहता है, न महंत के नारायण दास और गोवर्धन दास दोनों शिष्य होते हैं, है ना। और यह पूरी कहानी अंधेर नगरी चौपट राजा बताया गया है कि कैसे एक राजा जिसको बिल्कुल भी शासन चलाने का अनुभव नहीं होता है, उसकी जो नगरी होती है उसमें सब टके से भाजी टके से खाजा, यानी कि एक ही भाव में सारी चीजें मिलती है। आप पढ़िए, बहुत अच्छा नाटक है ये, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, है ना। तो इसका क्या है? महंत। यानी कि देखो आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, जैसे सेट में क्या था कि डायरेक्ट आपको यही से ऑप्शन लगाना था, पर इसमें अब पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तब आपको देखना है कि जो महंत है वो किस नंबर पे दिया है। तीसरे नंबर पर तो आपको तीसरा लगाना है। तो आपको ऑप्शन लगाते समय भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको आगे पीछे देखने को मिलेंगे ऑप्शन के आंसर। तो महंत गाता है। अब अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। मैंने नाटक के आपको बताए थे। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1851 इसका क्या है? प्रकाशन वर्ष। तो अंधेर नगरी नाटक में क्या है? इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रकाशन वर्ष 1881, है ना। और कितने अंक है इस नाटक में? इस नाटक में कितने अंक है? इस नाटक में 6 अंक है। इस 6 अंक से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है, तो पूरे 6 अंक में आपको वहां लिखवाऊंगे ना। तो आपको याद होना चाहिए कि अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रकाशन वर्ष 1881, और इसमें कितने अंक थे? 6 अंक थे। और जो ये कहावत है, जो ये गीत है, यह महंत गाता है ना। तो अब आपको क्या करना है कि अंधेर नगरी नाटक में जितने भी गीत लगे हुए हैं उन सभी गीतों को आपको याद करना है। इस प्रकार से प्रश्न आपको आने वाली परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं गीतों से भी। अब जोड़ी में इस प्रकार से प्रश्न आएंगे आपके कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अब ये क्या समास का प्रश्न दिया गया है आपके, देखो ये जो था वो नाटक वाली यूनिट का था, अभी यूनिट 1 आ गई ना। तो इसे आपको मिक्स क्वेश्चन यूजीसी नेट में देखने को मिलेंगे। तो प्राप्तोतक, वीणा पाणी, मारामारी और सचेत, ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास के में कौन कौन से समास है आपको उनको मिलाना है। तो व्याधिकरण बहुब्रीहि समास, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, तुल्य योग बहुब्रीहि समास और व्यतिहार बहुब्रीहि समास। जब हमने सेट का पेपर किया था उसमें भी तत्पुरुष समास का प्रश्न पूछा गया था जोड़ी में कि निम्नलिखित को तत्पुरुष समास के अलग अलग भाग से मिलाए। तो उसी प्रकार का प्रश्न वैसा ही है, बस समास बदल दिया गया है ना। तो अब बताना है आपको इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन, क्या है इसका सही विकल्प? पहले हम नीचे देखते हैं कि नीचे क्या दिया गया है ना। सही क्रमांक दिए गए, तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन 3। क्या है?
ऑप्शन 3 इसका सही विकल्प है, इनको मिलाते आएगा। तीसरा है, तो तीसरा इसका सही विकल्प है। तो प्राप्त दोग में कौन सा समास है हमारा? ए का क्या है? दूसरा तो समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। क्या है? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। बी का पहला तो वीणा पाणी यानी मां सरस्वती, तो व्याधिकरण बहुब्रीहि समास दिया गया है ना। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जहां हम किसी भी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं ना, विशेषता के रूप में उस समास को बहुब्रीहि समास कहा जाता है। मारा मारी, तो मारा मारी में कौन सा समास है? व्यतिहार बहुब्रीहि समास। क्या है? व्यतिहार बहुब्रीहि समास। वो सचेतन में है तुल्ययोग बहुब्रीहि समास है ना। इसमें कोई डिटेल में नहीं था, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको हल करवाया। जिस क्वेश्चन में डिटेल से बताने को रहेगा उस क्वेश्चन की पूरी डिटेल व्याख्या मैं आपके सामने रखूंगी। और ये जो प्रश्न है आपका, यह आपका यूनिट 3 पाश्चात्य काव्यशास्त्र का प्रश्न है। तो आप खुद देखिए, एक मिक्स प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। पहले नाटक वाली यूनिट का था, फिर यूनिट 1 का था, अब यूनिट 3 का प्रश्न आया। पहले हम पूरा प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है ना। आपको देखो यहाँ पर पहले आपको चारों कथन पढ़ने पड़ेंगे, उन चारों कथन में से सही विकल्प खोजना पड़ेगा, फिर आपको सही विकल्प के भी यहाँ पर ऑप्शन लगाने पड़ेंगे। तो इतना बड़ा क्वेश्चन का पैटर्न नेट में फॉलो किया जाता है, इसलिए आपको मैं बार बार ऑनलाइन टेस्ट लगाने की बोल रही हूँ, क्योंकि वहां पर जो हमें समय दिया जाता है 2 घंटे, वो भी हमें कम पड़ जाते हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत बड़े नेट में पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने में समझने में हमें समय लगता है। तो ये स्त्री आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये ध्यान से पढ़ना है कि सत्य पूछा गया है कि असत्य कथन पूछा गया है। कभी कभी यहाँ असत्य भी दिया हुआ रहता है ना, तो हमें क्या अभी तो क्या पूछा गया है? सत्य पूछा गया है, तो हमें सत्य कथन खोजना है स्त्री आंदोलन के बारे में। हम पहले सारे कथन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सही कथन पर पहुंचेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1848 ईस्वी में ही नारी मताधिकार को वैधानिकता प्रदान की थी। 1946 में नारी की दशा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व भर की महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक अधिकार दिलाने के लिए एक आयोग का गठन किया। बेटी फ्राइडन कृत द फेमिनिन मिस्टिक अमेरिकी नारीवाद की महत्वपूर्ण पुस्तक है। केट मिलन की पुस्तक द फेमेल यूनक स्त्री आंदोलन का लैंगिक पाठ है, तथा सुशासन बेनिस्ट पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स ने स्त्री आंदोलन को अतिवादी रूप दिया है। आप देखिए नेट में यही प्रश्न में शिफ्ट में आया था और प्रश्न का कितना बड़ा प्रश्न दिया गया। अब हमें पढ़ने में इतना समय लगेगा, जब हम ध्यान से ऑप्शन को पढ़ेंगे, फिर हमें चारों विकल्प भी ढूंढने, विकल्प भी बड़े दिए और इनमें से हमें सही विकल्प खोजना है। तो अब हमें सही विकल्प तक हम तब पहुंचेंगे जब हमें नारी आंदोलन के बारे में हम डीप में पढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा, इसका सही आंसर पहले हम देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें मुझे पता था कि बेटी फ्राइडन कृत द फेमिनिकल मिस्टिक अमेरिका नारीवाद की महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो ये वाला कथन सत्य है। अब सी किसमें दिया है? इसमें और सी किसने दिया है? इसमें दिया है, यानी कि हमारे 2 ऑप्शन तो यही गलत हो गए ना। 2 ऑप्शन तो हमारे यहीं पर गलत हो गए। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को करना है। तो 2 क्वेश्चन तो आपके ऑप्शन तो यहीं पर गलत हो गए, बच्चा है पहला और दूसरा। अब यहाँ पे बी है और यहाँ पे भी बी दिया है, तो बी को हमें नहीं पढ़ना है। हम है ना, इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे आसान तरीके से करते हो ये मैं बता रही हूँ। पहले आप ए वाला ऑप्शन देखिए कि ए वाला विकल्प क्या सही है। अगर ए वाला विकल्प सही होगा तो हमारा ये विकल्प सही हो जाएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1848 ईस्वी में नारी मताधिकार को वैधता प्रदान करी थी। नहीं, उन्होंने नारी मताधिकार को वैधता संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब करी थी? 1920 में करी थी। कब करी थी? 1920 में। तो ये वाला विकल्प भी हमारा गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया बच्चा हमारा बी। तो बी तो ऑलरेडी सही था, क्योंकि बी तो सी तो हमारा सही विकल्प होगा 4। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों का अगर आपको 1 या 2 विकल्प भी पता होंगे तो भी आप ऐसे बड़े प्रश्नों को आसानी से कर लोगे। अब बी वाला हम पढ़ते हैं, क्या दिया है? बी वाला हमारा कथन सही है। 1946 में नारी की दशा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व भर की महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक अधिकार दिलाने के लिए एक आयोग का गठन किया है ना।
और बेटी फ्राइड कृत द फेम। आपको इस पुस्तक का नाम याद होना चाहिए। देखो मुझे इस पुस्तक का नाम पता था तो मैंने आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को कर लिया, जबकि मैंने नारीवाद आंदोलन को इतना डीप में नहीं पढ़ा था, मैंने बस ऊपर ऊपर से पढ़ा था। पर मुझे बेटी फ्राइडल कृत द फेमिनिन मिस्टिक पुस्तक पता था कि यह इनकी किताब है ना, तो इस प्रकार मैंने इस प्रश्नों को आसानी से कर लिया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको कैसे करना है ये भी मैं बताया, क्योंकि मेरे खुद का पेपर है और मैंने कैसे पेपर किया, कैसे मैंने नेट एग्जाम क्वालिफाई करा। तो अगर आप पूरा ध्यान से पूरा पेपर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे पेपर करना है। देखो अब पेपर सब करवा रहे हैं, पर मैं खुद इस पेपर में उपस्थित थी, साक्षात मैंने पेपर दिया था, तो मेरा अनुभव रहा है। तो मैं अब मेरे द्वारा पेपर हल करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। क्योंकि कोई टीचर और भी करा रहा होगा पर उनके सामने सिर्फ आंसर शीट है और वो पेपर हल करवा देंगे और उनको पता नहीं चलेगा कि जब हम एग्जाम में बैठते तो हमारी मानसिक स्थिति क्या रहती है। तो मैं उस परिस्थिति से गुजरी हूँ। 2 घंटे पेपर 2 के और 1 घंटे पेपर 1 की 3 घंटे में उस हॉल में बैठी हूँ और मैंने इस पेपर में सफलता हासिल करी है। 24 का भी सेट का पेपर मैंने खुद दिया था और मैंने अपना अनुभव उस पेपर के दौरान आपसे साझा किया है। इसलिए अगर आप वो 6 क्लासें वो मेरी और इसकी जितनी भी क्लासें वगैरह आप तीनों पेपर हल कर लेते हो तो आप कई गुना अन्य विद्यार्थियों से आगे होंगे। और अगर आप ध्यान से पेपर हल कर लेते हो तो मैं लिखकर रहती हूँ कि आप मेरी तरह सेट और नेट दोनों क्वालिफाई कर लोगे। पर बस आपको मेरी बात माननी होगी, डेली क्लासें लेनी होगी और ध्यान से पीवाईक्यू करने होंगे ना। पेपर हल करवा रही हूँ मैं तो आपको ये भी पता चल रहा है कि आपको पुराने प्रश्न किस प्रकार से करने हैं। कैसे मैंने 2022 का पेपर हल करा था सेट का और कैसे मैंने पुराने प्रश्न हल करे वो भी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हमें पुराने प्रश्न लगाने हैं। अब अगला प्रश्न हमारा निबंध दिए हैं और निबंध की पंक्तियां दी। तो आप देखिए कितना डीप में प्रश्न पूछा गया है। जो निबंध की पंक्तियां भी थी, जिस विद्यार्थी ने निबंध को ध्यान से पढ़ा होगा वह आसानी से इस प्रश्नों को कर लेगा। पर जो टेक्स्ट रचनाएं डीप में पढ़कर नहीं गया होगा, सिर्फ लेखक प्रकाशन वर्षी पढ़कर चला गया होगा, तो विद्यार्थी इस प्रश्नों को नहीं कर पाएगा। जबकि प्रश्न बहुत आसान है। अगर आपने ध्यान से निबंध की एक लाइन पढ़ी होगी जितनी भी रचनाओं की, तब आसानी से प्रश्नों को कर लोगे। देखो पहले हम निबंध देखते कौन कौन से निबंध दिए गए हैं। उठ जाग मुसाफिर, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, मजदूरी और प्रेम और नाखून के बढ़ते, यानी कि चारों निबंध हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम इसे डिटेल में पढ़कर गए थे। अब पंक्तियां दिए, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है और बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है ना। और जवानी एक चमचमाता क्या है, धारदार खंडहर है। तो अब आपको इसमें से अगर 1 से 2 पंक्तियां भी याद होगी तो भी आप इस प्रश्न को कर ले जाएंगे ना। अब इसमें पहले हम मिलाते हैं कि हमें कौन कौन से विकल्प याद है। अब आप देखिए कि मुझे ये पता था कि जो हल चलाने वाले भेड़ चराने का स्वभाव से साधु होते, तो मुझे पता था कि ये जो पंक्ति है यह मजदूरी और प्रेम निबंध की। अब आप देखिए सी का पहला किसमें दिया है, सी का पहला इसमें दिया है, इसमें दिया है, तो दोनों विकल्प ही गलत हो गए। अब हम इन दोनों में से सही विकल्प पर पूछना है ना। अब ये पता था मुझे कि अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। क्या है, अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। तो ये किसकी पंक्ति है, नाखून क्यों बढ़ते निबंध की पंक्ति है। फिर ये जवानी की चमक में, जवानी का एक अब देखिए अब डी का तीसरा किसमें, इन दोनों में, इसमें भी डी का तीसरा दिया है, इसमें भी दिया है। अब हमारे पास इन दोनों ऑप्शनों को देखना है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, तो ये जवानी की चमाचम धराधर खंडहर, तो ये इसका कथन है ना उत्तरा फाल्गुनी का। और बचा ही कि जवानी की आंख में ज्वाला होती है और बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है, तो उठ जाग मुसाफिर का कथन है। तो अब पहले का क्या होगा, तो हमारा होगा पहले का दूसरा है ना, तीसरे बी का होगा हमारा चौथा और सी का होगा हमारा पहला और डी का होगा हमारा तीसरा। अब आप देखिए 2 4 1 3 किसमें दिए हैं, 2 4 1 3 और 2 4 1 यानी दोनों में दिए हैं। तो
तो दोनों विकल्प यूजीसी नेट ने सही माने क्योंकि दोनों विकल्प इसमें दिए गए थे। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो नेट दोनों विकल्पों को मान्य करता है क्योंकि आंसर दोनों सही है। तो इसका आंसर होगा पहला भी होगा और इसका आंसर तीसरा भी होगा, है ना। ये प्रश्न दिया गया था, मैं ए वाला ऑप्शन लगा के आई थी क्योंकि ज्यादातर ए वाला ही मान्य था, पर जब क्लेम किया गया इसमें क्योंकि तीसरा वाला भी सही था तो जिन विद्यार्थियों ने थर्ड वाला ऑप्शन लगाया था विद्यार्थियों ने क्लेम किया था, तो यूजीसी नेट ने ए पहला और तीसरा दोनों विकल्पों को मान्य किया है ना। पर अगर इस प्रकार के समान प्रश्न दिए जाए तो पहला वाला जो विकल्प आपको वो ही लगाकर आना है क्योंकि मैं खुद पहला वाला लगा के आई थी और आंसर शीट में पहला वाला मान्य किया था, पर जिन विद्यार्थियों ने तीसरा लगाकर आए थे उनको यूजीसी ने गलत आंसर बताया था, फिर उन विद्यार्थियों ने क्लेम करा क्योंकि हालांकि दोनों ऑप्शन सही है तो फिर यूजीसी ने इसका ए और सी दोनों विकल्प मान्य किए हैं ना। तो इस प्रकार आपको रचनाओं को डीप में पढ़ना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि उठ जाग मुसाफिर। अब हमने पहले अब हमें देखते हैं कि जो रचनाएं हमारे लगी हुई है किस किस की लेखक है। उठ जाग मुसाफिर निबंध के लेखक कौन है? विवेकी राय। कौन है? विवेकी राय, है ना। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास किसका है? यह है कुबेरनाथ राय का। कौन सा? कुबेरनाथ राय का, है ना। उसके बाद मधुरी और प्रेम निबंध किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का, है ना। सरदार पूर्ण सिंह का, क्योंकि कभी ये सब नाम निबंध के दे देंगे, इधर लेखक दे देंगे और आपको जोड़ी से मिलान रहेगा, है ना। तो इस प्रकार आपको तैयारी करनी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किसका है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध, है ना। ये सब निबंध है ना, ये सब आपके निबंध है जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, है ना। अब अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में जमाइए। तो इन सभी रचनाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब इनको कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इनको आपको क्रम से जमाना। आप खुद देखिए अपने प्रश्न, जिन विद्यार्थियों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार अब जब से शुरू हुआ था तब से वर्तमान तक कितने पुरस्कार किन किन रचनाओं को मिला है, अगर उन्होंने क्रम से याद करा होगा तो ही वो इसका सही आंसर दे पाएगा, है ना। तो पहला है, दो पंक्तियों के बीच मुझे चांद चाहिए, आंगन के पार द्वार, टोकरी में डिंगत और कविता की नई प्रतिमान। अब है ना, दो पंक्तियों के बीच मुझे चांद चाहिए, आंगन के पार द्वार, टोकरी में डिंगत और कविता की नई प्रतिमान। तो आप देखिए कि सबका प्रकाशन वर्ष क्या है। अब दो पंक्तियों के बीच इसको कब मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? 2002 में मिला था। कब मिला था? 2002 में मिला था, है ना। मुझे चांद चाहिए को कब मिला था? 1996 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आंगन के पार द्वार को कब मिला था? इसे मिला था 1964 में। कब मिला था? 1964 में मिला था। एक टोकरी डिंगत को कब मिला था? 2020 में मिला था। कब मिला था? 2020 में। और कविता के नई प्रतिमान को कब मिला था? 1971 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब आप देखिए कि सबसे पहले किसे मिला था? सबसे पहले मिला था आंगन के पार द्वार को, यानी कि सी। उसके बाद किसे मिला? 64 के बाद मिला है कविता के नई प्रतिमान यानी कि ई को, है ना। उसके बाद मिला है मुझे चांद चाहिए बी वाला, है ना। फिर मिला है उसके बाद 96 के बाद 2002 में मिला है दो पंक्तियों के बीच, और फिर मिला है टोकरी की डिंगत, है ना। तो आप देखिए CEBAD किस विकल्प में दिया है? CEBAD यानी कि हमारा विकल्प ए सही होगा, जिसका सही आंसर होगा ये। तो इस प्रकार आपको पढ़कर जाना है, जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं वो सब पढ़कर जाना है। अब दो पंक्तियों के बीच किसकी रचना है? दो पंक्तियों के बीच रचना है किसकी? अज्ञेय की। किसकी है? नहीं, दो पंक्तियों के बीच रचना है राजेश जोशी की। किसकी? राजेश जोशी की रचना है। उसके बाद है मुझे चांद चाहिए, तो मुझे चांद चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा की। आंगन के पार द्वार सभी को पता है किसकी है? अज्ञेय की रचना है ना। आपको नोट्स बनाने हैं, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। जितनी भी रचनाएं आपके पुराने पेपर में पूछी गई आप सबको याद करना है, क्योंकि ये सभी रचनाएं पहले भी पूछी गई है यूजीसी नेट में, और पहले रचनाएं पूछी गई थी कि इन रचनाओं के लेखक कौन है, यह प्रकाशन वर्ष से जमाइए। अब इनको पूछा गया कि इन रचनाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला और क्रम से जमाना, है ना। एक टोकरी में डिंगत ये किसकी? अनामिका की रचना है। उसके बाद है
कविता के नए प्रतिमान, तो ये नामवर सिंह की है ना, नामवर सिंह की रचना। तो मैंने पूरा आपको डिटेल में इस प्रश्न को हल करवा दिया है। आपको इसी प्रकार डिटेल में सभी विकल्पों को हल करोगे, हम हल करेंगे हम तो आसानी से हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी, है ना। अगला है निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में जमाइए। अब आपकी जितनी भी संस्थाएं दी गई हैं, इन सबका अगर आपको प्रकाशन वर्ष याद होगा या सॉरी स्थापना वर्ष याद होगा तो ही आप इनको सही क्रम में लगा पाएंगे ना। अगर आपको इनका स्थापना वर्ष याद होगा तो ही आप इनको इस प्रश्न को करोगे, है ना। तो भारतीय ज्ञानपीठ, हिंदुस्तान अकेडमी ऑफ इलाहाबाद, फोर्ट विलियम कॉलेज, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, संगीत नाट्य अकादमी। तो अब कब स्थापित किया गया था भारतीय ज्ञानपीठ को? भारतीय ज्ञानपीठ को कब स्थापित किया गया था? 1944 में भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान अकेडमी ऑफ इलाहाबाद की स्थापना कब की गई थी? इसकी की गई थी 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज है, तो सबको पता होगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1800 में की गई थी, है ना, 1 जनवरी 1800 को। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी 1918 में की गई थी। और संगीत नाट्य अकादमी, ये भी आपको पता होगा कि कब स्थापना की गई थी इसकी? 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। अब आपको मैंने सबकी स्थापना वर्ष बता दिए, अब हम इन्हें क्रम से जमाएंगे। अगर आपको इस प्रकार डीप में आप प्रश्नों को याद करके जाओगे तो आप आसानी से इस प्रश्नों को कर लोगे। आपको पता चल रहा होगा किस प्रकार के प्रश्न इस बार पूछे गए थे, ना। लग रहा होगा ना कि टफ था पेपर। देखो हमने जो स्टेट का लेवल देखो, नेट के लेवल में थोड़ा अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हमारे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, तो पहले सी आएगा। अब सी पहला किसमें दिया है? इसमें, इसमें, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब इसमें दूसरा डी है, तो दूसरा डी है, हमें पता है। फिर ये इसमें देखो 1953 के बाद आएगा, नहीं 1918, फिर 1818 के बाद आएगा, हाँ 1900। फिर आएगा हिंदुस्तान अकेडमी ऑफ इलाहाबाद, तो ये आएगा बी, है ना, बी आएगा। उसके बाद आएगा हमारा भारतीय ज्ञानपीठ, है ना, भारतीय ज्ञानपीठ आएगा। और ये हो गया। उसके बाद आएगा हमारा, कुछ छोड़ दिया क्या मैंने? 1 मिनट, सबसे पहले आएगा सी फोर्ट विलियम कॉलेज। उसके बाद 1800 के बाद आएगा हमारा, 1800 के बाद 1918 डी आएगा। उसके बाद 1918 के बाद आएगा 1927 बी आएगा। 1927 के बाद आएगा हमारा ए। उसके बाद आएगा ई। अब आप देखिए ये वाला विकल्प किसमें दिया है? ए सी ई, ये तो होगा ही नहीं। उसमें दिया है सी डी बी, ये तो इसका भी गलत, यानी कि ये चारों विकल्प ये गलत दिए हैं यूजीसी ने इसका, तो इसका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। यूजीसी ने इसको मूल्यांकन से बाहर किया गया था कि इसका सही आंसर था सी डी बी ए, इसका सही आंसर था। और ये यहाँ पर ये है ना, तो ये दोनों विकल्प आगे पीछे करने, अगर यहाँ ए पहले होता और ये बाद में होता तो सही विकल्प हमारा चौथा होता, पर यूजीसी ने इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, इसे डिलीट कर दिया था, तो सभी विद्यार्थियों को इसके 2 नंबर मिले थे ना। तो अब आपको याद रखना है कि अगर आपको सही याद रहेगा तब पर आपको वहां पर प्रश्न छोड़ के नहीं आने। अगर गलत विकल्प भी दिए हो तो भी आपको प्रश्न करके आना है। अगर आप प्रश्न करके आओगे तो ही आपको इसका आंसर मिलेगा, है ना। जो विद्यार्थी प्रश्नों को छोड़ के माइनस मार्किंग ये नहीं, तो हमें सारे प्रश्न करके आने है ना। आपको नहीं आता है तो आप भले तुक्का लगा दो, पर आपको प्रश्न करके आने ना, छोड़ना नहीं है। इसलिए मैं मेरा खुद का पेपर आपको करवा रही हूँ। पीडीएफ भी मेरे पेपर की है, देखो क्वेश्चन आईडी सब लिखी हुई है, पर मैंने वहां से हटा दिया क्योंकि वो मेरी पर्सनल डिटेल है, तो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ सोशल मीडिया अकाउंट पर, है ना। सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। पहले दिया गया है यहाँ पर संज्ञा दी गई है और यहाँ पर संज्ञा के भेद दिए गए कि किसमें कौन सी संज्ञा है ना। तो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, संज्ञा से विशेषण, व्यक्तिवाचक से अपत्यवाचक, है ना, अपत्यवाचक संज्ञा। फिर राष्ट्र और राष्ट्रीय, कुरु और कोरक, मुनि और मौन, रक्त और रक्तिमा, है ना।
तब आप देखिए इसका सही विकल्प क्या होगा, है ना। तो अगर आप 1 से 2 विकल्प भी कर देते हो तो आप इसको आसानी से इस प्रश्न को कर लोगे। अब मुझे पता है कि मुनि और मौन, इसमें देखो मौन तो भाव आ गया और मुनि यानी कि जाति आ गई, तो जातिवाचक और भाववाचक का पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा इसमें दिया है तो मेरा सही विकल्प हो गया। इस प्रकार अगर आपको एक भी विकल्प सही पता होगा तो भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर लोगे। इसका सही विकल्प ये है ना, क्योंकि इसमें भी सब में अलग अलग दिया है, तो मैंने आसानी से इस प्रश्न को परीक्षा में कर लिया था, है ना। क्योंकि अगर आपको इस प्रकार के विकल्प में अगर एक भी विकल्प पता होगा और यहाँ पर दिया होगा तो आप आसानी से, आपको 3 भी नहीं पता और 1 भी पता है तो भी आप इस प्रश्न को कर ले जाओगे। अब अगला पढ़ते हैं हम इसमें विशेषण से भाववाचक। तो विशेषण से भाववाचक में क्या आएगा, चौथा, यानी कि रक्त और रक्तिमा, है ना, क्योंकि रक्तिमा भाव है और रक्त विशेषण है। संज्ञा से विशेषण, तो सी का आएगा चौथा, एक मिनट, सी का आएगा हमारा पहला, क्या आएगा, संज्ञा से विशेषण, तो राष्ट्र संज्ञा है ना, व्यक्तिवाचक, व्यक्ति वस्तु स्थान इन सबको संज्ञा करते हैं, और विशेषण राष्ट्रीय विशेषण आ जाएगा। व्यक्तिवाचक से अपत्यवाचक, तो कुरु व्यक्ति है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि कुरु एक व्यक्ति को वाचक होता, तो कौरव एक अपत्यवाचक है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को आसानी से कर लोगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी आपको संज्ञा के बारे में ज्ञान होगा, क्योंकि मैंने आसानी से, मुझे जातिवाचक संज्ञा और इनके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान था तो मैंने आसानी से इस प्रश्न को कर लिया। देखो ज्यादातर आपको इसे डिटेल में ही प्रश्न में बड़े देखने को मिलेंगे। एक और जोड़ी से प्रश्न पूछा गया है, यह कवि दिए हैं, उनकी कृतियां दी है। तो अब मोहनलाल मेहतो वियोगी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, भगवती चरण वर्मा और नरेंद्र वर्मा, मधुकर, सूलफूल, निर्माल्य और अपराजिता। तब आपको मिलाना है कि किस रचना की किसकी कृति है। अब मुझे ये पता था कि निर्माल्य किसकी रचना है ना, निर्माल्य रचना है, मुझे पता था मोहनलाल मोहत वियोगी की रचना है निर्माल्य, है ना। तो मुझे पता था कि एक का तीसरा इसमें दिया है, तो मैंने भी इस प्रश्न को आसानी से कर लिया। अगर आपको 1 से 2 रचनाएं भी याद होगी तो भी आप कर लोगे, क्योंकि मैंने जो ये आपको यूनिट 2 है ना, ये यूनिट 2 से प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि यूनिट 2 में हमारे सारी लेखक हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, तो जितनी भी रचनाएं या लेखक पूछे जाते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं लगे हुए हैं, मतलब टेक्स्ट रचनाओं में नहीं लगे हुए हैं, तो उन प्रश्नों की गिनती हम यूनिट 2 में करते हैं। तो आपको जितने भी अपने हिंदी साहित्य में लेखक है उनकी रचनाएं याद करके जानिए। तो मुझे एक तो निर्माल्य का पता था और ये पता था कि अपराजिता रचना का भी पता था कि अपराजिता रचना किसकी, रामेश्वर शुक्ल अंचल की। तो इन दोनों रचनाओं मुझे याद थी, इसलिए मैंने इस प्रश्नों को आसानी से कर लिया। अब भगवती चरण वर्मा की क्या है, मधुकर भगवती चरण वर्मा की है और नरेंद्र शर्मा की स्थूलफूल, ये दोनों रचनाएं मुझे नहीं याद थी, मुझे सिर्फ 2 रचनाएं याद थी और मैंने सिर्फ इन 2 रचनाओं की बदौलत इस प्रश्न को कर लिया। तो मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आपको प्रश्न में अगर 1 से 2 विकल्प भी याद होंगे तो भी आप इन प्रश्नों को आसानी से कर लोगे। पर अब आपको क्या करना है कि इन सभी रचनाओं के लेखक आपको याद करके जाना है, क्योंकि फिर से प्रश्न पूछा जा सकता है ना। तो मोहनलाल वियोगी की रचना है निर्माल्य, रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना क्या है, अपराजित, है ना, क्या है, अपराजित है। फिर भगवती चरण वर्मा की क्या है, मधुकर, और नरेंद्र शर्मा की क्या है, स्थूलफूल रचना, है ना, स्थूलफूल रचना है। उसके बाद अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस नाटक में झंडा ऊंचा रहे हमारा रघुपति राघव राजा राम आदि सृजनात्मक व्यंग्यपरक अर्थ दिए गए हैं। तो अगर ये नाटक आपने पढ़ा होगा तो बहुत आसान प्रश्न है। आपने देखा होगा कुछ नाटक में इन गीतों के नारे लगाए जा रहे थे, तो मुझे पता था क्योंकि मैंने नाटक की पूरे बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो ये पूछा गया है बकरी नाटक से। किसे पूछा गया है, बकरी नाटक से। मैंने सिर्फ ये गीत पढ़े थे और मेरे दिमाग में सिर्फ क्लिक करा था बकरी नाटक, और मैंने सिर्फ विकल्प में बकरी नाम ढूंढा था और ये था। तो आपको भी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जब आप प्रश्न पढ़ो तो आपको सही विकल्प आपके दिमाग में आ जाए, आपको सही विकल्प इन चारों में से ढूंढना पड़े, है ना। तो ये गीत बकरी नाटक में आया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बकरी नाटक आपके, ये सारे नाटक आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। तो बकरी नाटक किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है बकरी। प्रकाशन वर्ष क्या, 1974, है ना। तो आपको क्या करना है कि आपके जितने भी नाटक में जितने भी गीत लगे हुए हैं उन सभी को आपको याद करके जाना है, तो आपको वहां पर
आसानी से प्रश्न बन जाएंगे। अगला है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आपको ध्यान रखना है कि सत्य कथन पूछे कि असत्य कथन पूछे। अगर आपने निबंध को अच्छे से डिटेल में एक एक लाइन पढ़ी होगी तो ही आप इस प्रश्न को करके आओगे ना। अगर आपने निबंध की भूमिका पढ़ी होगी तो ये भूमिका से ही प्रश्न पूछा गया है ना। तो निबंध का शीर्षक लोकगीत से प्रेरित है। भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के उदात्त मार्मिक स्वरों को अभिव्यक्ति है। निबंधकार ने निबंध में जिस मेहमान कन्या का उल्लेख किया उसका नाम कृष्णा था। जी सही, कृष्णा नाम था। यह विद्या निवास मिश्र का पहला ललित निबंध है। तो बहुत आसान प्रश्न था, ये विद्या निवास मिश्र का पहला ललित निबंध नहीं है ना। तो ये विकल्प हमारा हो जाएगा असत्य कथन में, तो उसका सही विकल्प होगा विकल्प हो। तो फिर ये पहला निबंध नहीं तो फिर कौन सा पहला निबंध होगा इनका? तो विद्यानिवास मिश्र का पहला ललित निबंध है चितवन की छां। क्या है? चितवन की छां इनका पहला ललित निबंध है ना। और मेरे राम का मुकुट भीग गया के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र इसके लेखक है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1974 है ना, 1974। अब आपको ये पॉइंट भी याद रखनी है कि इसमें निबंध शीर्षक लोकगीत से प्रेरित है। कभी इसको प्रश्न बना के पूछ लेंगे कि किस निबंध का शीर्षक लोकगीत से प्रेरित है, तो आपको याद होना चाहिए कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा, ये शीर्षक लोकगीत से प्रेरित, क्योंकि वहां पर जो इस निबंध में जब लेखक कहता है कि उसकी दादी नानी गाया करती थी कि मेरे राम का मुकुट भीगा, ये गीत गाती थी, लोकगीत गाती थी। फिर भारतीय संस्कृति जीवन मूल्यों की उदात्त मार्मिक स्वरों का अभिव्यक्ति की गई है, जी की गई है। और मेहमान लड़की का नाम कृष्णा था। तो जितने भी पात्र आपके निबंध कहानी में लगे हुए हैं उन सबके आपको नाम याद होने चाहिए, इसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए एक और प्रश्न पूछा गया है, ये भी हार्ड प्रश्न में अगर आपको नहीं पता हो तो गिनना है, लेकिन ये प्रश्न बहुत सरल है। अगर आपने सभी पत्र पत्रिकाएं ठीक से पढ़ी होगी जो आपके यूनिट 1 में लगी हुई है, तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर लोगे, है ना। तो उद्धत मार्टन का प्रकाशन वर्ष, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना और नागरिक प्रचारणी की स्थापना। अब उद्धत मार्तंड हमें पता है कि हमारा प्रथम समाचार पत्र था, तो हमें पता है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1826। अब देखिए पहले का तीसरा इसमें, तो दोनों विकल्प डिलीट हो गए हमारे। फिर दिया है इसमें बी का चौथा, तो वैसे पता है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था 1900, ये सभी को पता है कि 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। अब हम उलझे हैं इन दो विकल्पों में। तो अब मुझे पता था कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1893 में, तो आसानी से मैंने इस प्रश्न को कर लिया था। और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी 1910 में, तो बहुत आसान प्रश्न पूछा गया था। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा नागरिक प्रचारणी सभा के बारे में तो अभी आप इस प्रश्न को सही करके लेते, क्योंकि दोनों विकल्प समान थे। वो ज्यादातर उद्धत मार्टन का और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष सभी विद्यार्थियों को याद ही रहता है ना। तो ना इसीलिए उन एग्जामिनर ने विद्यार्थी को इन दो विकल्प में फंसाया, क्योंकि उन्हें पता था कि दो विकल्प तो विद्यार्थी आसानी से याद होंगे ना, तभी उन्होंने इन दो विकल्प में फंसाया। चाहते तो इनमें भी हमारा सही ऑप्शन निकल सकता था। तो अब आपको याद होना चाहिए कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग कब हुआ था 1910 में, और नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1983 में। उद्धत मार्तंड हुआ था मंगलवार के दिन हुआ था, ये ना मंगलवार के दिन, और 1826 में ना स्थापना। और सरस्वती पत्रिका की हुई थी 1900 में, है ना, 1900 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार आपको जितनी भी पत्र पत्रिकाएं लगी हुई हैं वो सब आपको याद करके जाना है। पेपर हल करवाने का उद्देश्य है कि आपको पता चले कि आपको अब कैसे पढ़ना है और क्या क्या, और आप कॉपी पेन लेकर बैठे तो आप खुद का अनुमान लगा सकते हैं कि आपके इतने प्रश्न सही निकलेंगे ना। और आप मैंने सेट और नेट के पेपर हल करवा दिए, पर 1 से 2 विद्यार्थियों ने कमेंट किए थे कि उनके कितने नंबर आए। तो आप अगर पेपर को ध्यान से देखो और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं जितने भी प्रश्न हल कराऊंगी आपके उनमें कितने नंबर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनोविश्लेषण से संबंधित है? मनोविश्लेषण शब्द अंग्रेजी के साइको एनालिसिस का हिंदी पर्याय है। इंडिपस कॉम्प्लेक्स ग्रीक नायक इलेक्ट्रा के नाम पर है। फ्रायड का मानना है कि मानव का छोटे से छोटा व्यवहार भी सप्रयोजन होता है। एडलर के अनुसार लिबिडो अथवा कामवृत्ति का उतना महत्व नहीं है जितना अहम का है। यूंग ने
ईगो और सुपर ईगो की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। तब आपको बताना है कि मनोविश्लेषण से संबंधित कथन है, अब इनमें कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। अब ये थोड़ा डीप में प्रश्न पूछा है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र थे, तो अगर आपने पाश्चात्य काव्य शास्त्र को अगर आप ठीक से पढ़कर जाते हैं तो आप इस प्रश्न को कर लोगे ना। अब आप ये देखिए कि इसका सही विकल्प क्या होगा। अब हमें पता है कि साइको पागल व्यक्ति का, साइको किसे कहते हैं जो मानसिक रूप से पागल होगा, तो साइको एनालिसिस का हिंदी पर्याय यही होगा मनोविश्लेषण शब्द, क्योंकि मनोविश्लेषण यानी कि मानव की मनोवृत्ति को संश्लेषित करना है, अध्ययन करना। तो पहला ये विकल्प मुझे सही लग रहा है। तो देखिए एक इसमें दिया है, इसमें दिया और इसमें, यानी कि दोनों विकल्प हमारे गलत हो जाते। अब हम दोनों में से सही विकल्प पर पहुंचना है ना। फिर बी पढ़ते हैं हम। इंडिपस कॉम्प्लेक्स ग्रीक नायक इलेक्ट्रा के नाम पर रखा गया था। जी नहीं, इसका नाम रखा गया था ओडिपस, है ना। ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम इसका है ना, इंडिपस नहीं। ओडिपन कॉम्प्लेक्स का नाम ग्रीक नायक, ये ग्रीक का ही था, ग्रीक नायक ओडिपस, है ना, ओडिपस के नाम पर रखा गया था, है ना। तो ये इंडिपस नहीं आएगा, यहाँ ओडिपस आएगा, है ना। तो इंडिपस नहीं आएगा, यहाँ पर ओडिपस आएगा। तो ये विकल्प हमारा गलत है। 20 में गलत है, तो सही विकल्प क्या होगा हमारा तीसरा, यानी कि हमें दो विकल्प पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अगर आपकी तैयारी इस प्रकार से होगी तो ही आप वहां पर सही प्रश्न करके आओगे। अब अपन सी पढ़ते हैं। फ्रायड का नाम मानना है कि मानव का छोटे से छोटा व्यवहार भी सप्रयोजन होता है। जी सही होता है। एडलर के अनुसार लिबिडो अथवा कामवृत्ति का उतना महत्व नहीं जितना अहम का है। तो सही है कि कामवृत्तियों का उतना महत्व नहीं जितना अहम का है। युंग ने इस ईगो ओवर सुपर ईगो की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। तो जी नहीं, युंग ने नहीं की थी, इसकी परिकल्पना की थी सिगमंड फ्रायड ने। क्या सिगमंड फ्रायड ने दी थी। और हमें पता है कि मनोविश्लेषणवाद के जनक किसे माना जाता है। मनोविश्लेषणवाद के जनक आप नोट करके लिखिए, प्रश्न पूछा जाता है। मनोविश्लेषण वाद का जनक है, कौन है, सिगमंड फ्रायड, है ना। तो सिगमंड फ्रायड इसके जनक है। तो आप देखिए मैं सभी विकल्प आपको डिटेल से पढ़ा रही हूँ कि अगर प्रश्न पूछेगा तो आपका बाहर नहीं जाएगा, इसके आसपास से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर आधुनिकता संबंधित है। यानी कि आप देखिए अभी अपने 63वां चरण की 13 प्रश्न हमने कर लिए और हमें ज्यादातर प्रश्न यूनिट 3 पाश्चात्य काव्यशास्त्र के ही मिले है ना। तो नेट में ऐसा ही होता है, कभी कभी किसी यूनिट का वेटेज अच्छा रहता है ना, यानी कि हर यूनिट से पूछने का क्राइटेरिया तो 10 क्वेश्चन भी है, पर इसमें ऐसा नहीं रहता, किसी यूनिट से 10 से 15 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो किसी यूनिट से 5 से 6 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये हमारा यूनिट 3 का प्रश्न है और प्रश्न हम डिटेल से पढ़ते हैं कि इसके संबंध में क्या पूछा गया, सही कथन क्या है उत्तर आधुनिकता के बारे में। उत्तर आधुनिकता महावृत्तांत के विरुद्ध है। उत्तर आधुनिकता के चिंतन में ईश्वर सर्वोपरि है। इसमें समतावादी सार्वभौमिक सत्यों का नकारा है। उत्तर आधुनिकता स्वच्छंदतावाद की एक शाखा है। इसमें आधुनिकतावाद की सक्षमता को नकारा है ना, सक्षमता को नकारा है। तो आप बताइए कि सही कथन क्या होगा इसमें, है ना। इसका सही कथन क्या होगा, तो सबसे हमें देखते हैं कि उत्तर आधुनिकता महावृत्तांत के विरोध है। जी सही है, यह महावृत्तांत के विरोध है। इस उत्तर आधुनिकता में चिंतन ईश्वर सर्वोपरि नहीं, इसमें अधिकतर ईश्वर सर्वोपरि नहीं। इसमें उत्तर आधुनिकता में आप देखोगे कि सभी की हत्या कर दी जाती है। उत्तर आधुनिकता बोलते हैं ईश्वर की भी हत्या और मानव की भी हत्या और इंसान की भी मृत्यु, मतलब अधिकतर को इसमें मृत्यु कर दी जाती। तो ये विकल्प तो हमारा असत्य होगा। तो बी इसमें दिया कि बी वाला ये विकल्प भी नहीं होगा और बी वाला ये विकल्प भी नहीं होगा। अब हमें इन दोनों में से करना है ना। और ए इसमें दिया है तो हमारा सही कथन नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। तो आप खुद देखिए कितनी आसानी से हम सही प्रश्न पे पहुंच गए। भले मुझे चारों विकल्प भी नहीं पता थे, मुझे सिर्फ ये 2 विकल्प पता थे और मैंने इस प्रश्न को कर लिया। तो अगर आपकी तैयारी ऐसी होगी तो ये आप प्रश्नों को कर आ पाओगे। अब हम पढ़ते सी वाला सत्य क्या है। इसमें समाजवादी सार्वभौमिक सत्यों को नकारा गया है। जी सही, इसमें नकारा गया है। उत्तर आधुनिकता स्वच्छंदवाद की एक शाखा ही नहीं, ये स्वच्छंदवाद की एक शाखा नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसे विकल्प गलत दिया गया है। इसमें आधुनिकतावाद की
सक्षमता को नकारा है जी, सही, इसमें नकारा है। अब उत्तर आधुनिकतावाद के जनक कौन है? कौन है? ल्योतार, है ना। क्या है? आधा ल, ल्योतार उत्तर आधुनिकतावाद के जनक है ना। आपको याद रखना है कि ल्योतार उत्तर आधुनिकतावाद के जनक है ना। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा ना हमारा? ऑप्शन 4 इसका सही विकल्प होगा। क्या होगा? ऑप्शन 4 हमारा सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अब जो विद्यार्थी, पहले आपको क्या करना है, अगर आप विद्यार्थी चैनल पर नहीं हो तो आपको चैनल पर जाना है और चैनल को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। 1 मिनट, अरे ये क्या हो गया? एक मिनट है ना, आंसर शीट हो गई, चली गई है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। अब देखो, मैंने आपको 2022 का सेट का पेपर हल करवाया, आपको डिटेल से देखना है। पेपर 1 में आपको पढ़ा रही हूँ, आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाओगे तो आपको सारी क्लासें यहाँ पर मिल जाएगी, है ना। ये पेपर 1 की, ये हिंदी साहित्य के में जितने भी पेपर आपको करवाऊंगी उन सबकी क्लासें आपको हिंदी साहित्य पीवाईक्यू सीरीज में मिलेगी, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू सीरीज की क्लासें चलाई। अगर आप ये मेरी 13 क्लासें भी ले लेते हो, अभी तक 13 क्लासें हो गई है, अगर आप मेरी इतनी क्लासें भी ले लोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। और आपको सारी क्लासें लेनी है। इसके बाद अगर आप पेपर 1 पेपर 2 के लिए मैंने हिंदी साहित्य की उत्पत्ति के लिए 17 क्लासें ली थी। इतना थ्योरी में भी मेरे पास इतना समय नहीं है, जितना हो सका है मैं उतना यूट्यूब पे आपको फ्री में कंटेंट दे रही हूँ। तो आप ये क्लासें लीजिए, आपके यूनिट 1 के लिए हेल्पफुल होगी, है ना। और पेपर 1 में पढ़ा रही हूँ आपको, पेपर 1 की हमारी 36 क्लासें हो गई और आपने खुद देखा है कि पेपर 1 में कितना डिटेल में अच्छे से पढ़ा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप नेट और सेट क्वालिफाई करें और फिर मेरे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें। वहां पे पेपर 1 हिंदी एमपीजी के मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप आसानी से पेपर कर लोगे, है ना। तो अब मैंने आपको सब जानकारी दे दी है, अब आप जाएं, आपको चैनल पे सारी जानकारी मिल जाएगी, है ना। अब अगला प्रश्न है हमारा, इंस्पेक्टर मताधीन चांद पर में संदर्भित निम्नलिखित पंक्तियों को उनके इंस्पेक्टर मताधीन के, तो जितने भी कथन दिए गए हैं आपको बताने हैं कि कौन सा कथन इंस्पेक्टर मताधीन का है ना। इंस्पेक्टर मताधीन का इनमें से कौन कौन से कथन है। तो अगर आपने अच्छे से इस कहानी को पढ़ा होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहानी विधा की रचना है। क्या है ये आपकी? इंस्पेक्टर मताधीन चांद पर क्या है? एक कहानी विधा। क्या है? कहानी विधा की रचना है ना। अब मैं समझ गया था कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है, मैं जीवन भर इस श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। तो ये तो मताधीन का कथन है ही नहीं, है ना, क्योंकि मताधीन से वो दूसरा एक वहां पर हवलदार रहता है, वो कहता है आपका बाकी टर्म का वेतन ले लीजिए, डबल ले जाइए, तिब्बल ले जाइए। हमारा सिद्धांत है कि हमें पैसे नहीं क्या काम प्यारा है। तो उसके बाद है कि आप बेफिक्र रहे, टेक्टासा में अपने मकान पत्नी को भी बेच दूंगा खिदमत के लिए। ये भी मताधीन का कथन नहीं है ना, ये दोनों तो नहीं। तो बी और ई किस में दिया है? 20 में दिया, ये नहीं होगा, और 20 में दिया, ये भी नहीं होगा, और 20 में दिया है तो ये भी नहीं होगा। अब आप देख लीजिए आसानी से, मैंने तो सही ऑप्शन देखा ही नहीं अभी कि कौन सा कथन मताधीन का था, और सही विकल्प पे मैं पहुंच गई कि सही विकल्प होगा तीसरा। इस प्रकार से आपको अगर पेपर करोगे तब आसानी से सही विकल्प पर पहुंच जाओगे ना। तो अब मैं समझ गया था कि आपकी पुलिस मुस्तैद नहीं है, ये मताधीन का ही कथन है ना। अगला है हमारा सिद्धांत है हमें पैसा नहीं क्या पर, ये भी मताधीन कहता है, चांद पर जाता है तब, और ये कथन मताधीन का नहीं है ना। तो इस प्रकार अगर आप इस अप्रोच से पेपर करोगे तब आसानी से पेपर में अच्छे अंक हासिल कर लोगे। मैंने इसी प्रकार पेपर किया था, तभी मैंने नेट का बहुत कम समय में तैयारी करी और प्रथम प्रयास में क्वालिफाई किया। तो इंस्पेक्टर मताधीन चांद पर क्या है? कहानी विधा की रचना है, और इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परशाई इसके लेखक है ना। वो प्रकाशन वर्ष क्या है?
1970 इसका प्रकाशन वर्ष है। क्या है? 1970 इसका प्रकाशन वर्ष है। इस प्रकार आपको डिटेल से अगर आप कहानी पढ़ोगे तो आप आसानी से सही विकल्प पर पहुंच जाओगे ना। तो मैं पेपर करवाए तो आपको देखो, आपको कितने ध्यान से कौन सा कथन किसका ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला था कि जो 2025 का पेपर था अब तक का सबसे कठिन पेपर लगा है मुझे यूजीसी नेट का। आप खुद देख लीजिए पेपर का लेवल कितना अच्छा था, मतलब कितने डीप में प्रश्न पूछे गए थे। कहानी पूछी जाए, उपन्यास मतलब पात्र से पूछा जाए, पात्र से तो प्रश्न अभी तक हमने देखे नहीं है ना, तो सभी प्रश्न कथन में बिल्कुल डीप में पूछे गए हैं। अब ये सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ दिया गया है, ये पंक्तियां दी गई है और पंक्तियां किसकी है? तो ये कहानी, ये जो आपके कविताएं लगी हुई है कविता वाली यूनिट से पूछा गया है ना, तो ये कविता वाली यूनिट का प्रश्न है। तो जले ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, सिंधु शेर पर धरावधूत अब तनिक संकुचित बेटी सी, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें तेरा अवसाद, चमकते हैं खंडहर होशियार उसके दूर तक आंखें चिलकती है नुकीले तेज पत्थर से। महादेवी वर्मा, गजाधर माधव मुक्ति बोध, जयशंकर प्रसाद और नागार्जुन। तो आपको बताना है कि कौन सी पंक्ति किसकी है ना, कौन सी पंक्ति किसकी है आपको बताना है। तो अब महादेव वर्मा की पंक्ति, महादेव वर्मा की आप बता सकते हो कि महादेव वर्मा की पंक्ति कौन सी है ना। पढ़िए आप ध्यान से कि कौन सी पंक्ति किस लेखक की होगी। तो देखो, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें तेरा अवसाद, महादेव वर्मा की पंक्ति है ना। तो अब आप देखिए कि सी का पहला किसमें दिया है, सी का पहला इसमें दिया है, सी का पहला, यानी कि हमारे दोनों विकल्प गलत हो गए है ना। अब अगर आपको फिर से देखना होगा, आपको पहले का पता होगा, अगर आपको 1 से 2 विकल्प भी पता होगा तो आप आसानी से कर लोगे। फिर ये चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर की। तो ये किनकी पंक्ति है? गजाधर माधव मुक्तिबोध की पंक्ति है ना। तो सी का दूसरा किसमें इसमें दिया है, डी का दूसरा, तो ये विकल्प हमारा सही होगा, ये भी गलत होगा। तो इस प्रकार आपको 1 से 2 पंक्ति भी याद होगी तो आप सही विकल्प पर पहुंच जाओगे। अब जले ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक सी, ये नागार्जुन की पंक्ति है। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक कुंचित बेटी सी, ये पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है ना। और ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें तेरा अवसाद, महादेव वर्मा की है। और चमकते हैं ये खड़े हथियार उसके दूर तक आंखें चिलकती है, ये गजाधर माधव मुक्ति बोध की पंक्ति है। तो अब आपको कविता वाली यूनिट भी ऐसे पढ़कर जानी होगी। जितनी भी कविताएं लगी हुई सभी कविताओं की पंक्तियां आपको याद होनी चाहिए, और ये भी याद होना चाहिए कौन सी कविता किस लेखक की है, किस कवि की है ना। अब अगला है पंक्तियां प्रताप, कौन सी पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिव मूर्ति से संबंधित। आप देखिए अब कितना डीप में प्रश्न पूछा गया है। जो पंक्तियां दी गई है कौन सी पंक्तियां शिव मूर्ति निबंध की। अगर आपने ध्यान से शिव मूर्ति निबंध को पढ़ा होगा तो ही आप सही पंक्तियों को छाट पाओगे। अब देखिए पहले हम 5 पंक्तियां देखते हैं, फिर अपन देखेंगे कौन सी पंक्ति शिव मूर्ति निबंध की है। तो आपको निबंध हर एक टेक्स्ट रचनाओं को आपको डीप में एक लाइन पढ़नी होगी। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। यह मूर्तियां किस प्रकार की स्मृति चिन्ह है? इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक देवी है जो किसी काम की नहीं आ सकती है। उसके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सकते थे उतना ही हमारा मन बुद्धि शरीर संसार परमार्थ के लिए मंगल है। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है, अब उसकी चाल बदलने लगी है। मूर्ति बहुपाषाण की होती है, उसका प्रयोजन यह है कि उसमें हमारा दृढ़ संबंध होता है। अब आप बताइए कि कौन सा विकल्प इसका सत्य होगा, है ना, कौन सा विकल्प इसका सही होगा। अब आप देखिए कितना डीप में, अगर हमने शिव मूर्ति निबंध अगर आपने डीप में पढ़ा एक लाइन तो ही आपका इसका सही आंसर कर पाओगे। पर ये मूर्तियां बहुपाषाण की होती है जिसका प्रयोग यहाँ से
यह है कि उन्हें हमारा दृढ़ सिद्धांत है। तो यह विकल्प सही है इसका कि शिव मूर्ति निबंध का है। तो ईस में दिया और ईस में दिया, यानी कि दोनों विकल्प तो गलत हो गए। अब हमें बी और सी में सही विकल्प छोड़ना है कि बी वाला कथन सत्य है या कौन सा, सी वाला कथन सत्य है या बी वाला कथन सत्य है ना। इन दोनों में से एक विकल्प सही होगा। तो पहले हम बी वाला पढ़ते हैं। यह मूर्तियां किस प्रकार की स्मृति चिन्ह है? इस दरिद्र देश में बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम की नहीं आ सकती है। फिर है, उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सकते हैं उतना ही हमारा मन, बुद्धि, संसार, परमार्थ के लिए मंगल होगा। तो ये पंक्ति शिव मूर्ति निबंध की, भले यहाँ पर मूर्तियां दी है पर ये पंक्ति शिव मूर्ति निबंध की नहीं है ना। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमारा विकल्प क्या होगा? विकल्प सी। और ये किसमें दिया है? इसमें। तो हमारा सही विकल्प होगा ए। क्या होगा हमारा सही विकल्प? ए होगा, है ना। अब आप देखिए शिव मूर्ति निबंध, जो आपकी शिव मूर्ति का एक निबंध है आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और इसके लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। क्या है? प्रताप नारायण मिश्र इसके लेखक है। प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1973। क्या है? 1973 इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा जाता है? हिंदी का एडिसन कहा जाता है। एडिसन कहा जाता है। और किसने कहा था इसे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का एडिसन कहा था, है ना। तो अब आप खुद देख लीजिए कि आपको तैयारी किस लेवल की करनी होगी। आपको पता चल रहा होगा कि आपकी तैयारी कैसी है। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था कि बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय का, संगीत का संचार नहीं करता है जिसका स्वरदार कुछ काल तक गूंजता रहे। तो किसका है? ये नगेंद्र का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, शुक्ल का, गणपति चंद्र गुप्त का। हालांकि अधिकतर आपको पता होगा कि ये कथन किसने कहा है, पर मैं एक टिप देना चाहती हूँ आपको। अगर आपको कोई कथन दिया हो और आपको पता नहीं हो कि किसका है और विकल्प में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखा हो तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगाकर आ जाना है, आंख बंद करके, क्योंकि ज्यादातर शुक्ल के कथन ही पूछे जाते हैं और ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगर आपको नहीं पता हो, अगर आपको सही कथन का पता हो कि किस लेखक का है तो फिर आपको सही लगाकर आना है। पर अगर आपको नहीं पता हो तब शुक्ल लगाकर आ जाए, क्योंकि हालांकि शुक्ल के कथन पूछे जाते हैं। तो शुक्ल ने बिहारी के बारे में कहा था, है ना। अब बिहारी किस काल, रीतिकाल के कवि थे? तो रीतिकाल के किस धारा के कवि थे? या बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध धारा के कवि थे ना। रीति सिद्ध का धारा कवि थे। बिहारी की सिर्फ एक ही रचना है, क्या है? बिहारी सतसई, है ना। सतसई एक ही रचना और ये किसमें लिखी गई है? या दोहा छंद में लिखी गई है ना। भी आपको याद होना चाहिए, प्रश्न पूछा जा सकता है आपके, है ना। तो बिहारी किस धारा के कवि? रीतिकाल के, रीति सिद्ध धारा के कवि। क्योंकि रीतिकाल के तो अब सबको पता है, डीप में पूछेगा तो इसी प्रकार से पूछेगा। अगला है, निम्नलिखित काव्य कृतियों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब ये जितनी भी रचनाएं ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं लगी हुई है, जो आपकी टेक्स्ट से रचनाएं दी गई है। हालांकि तो फिर ये प्रश्न कहाँ से बनता है? ये प्रश्न आपका इकाई 2 से बनता है ना। तो इकाई 2 से पूछा गया है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये रचनाएं किस लेखक की, उनका प्रकाशन वर्ष क्या है। परिमल, भारत भारती, क्या है? परिमल, है ना, भारत भारती, अकाल में सारस, पहाड़ पर लालटेन, उर्वशी, है ना। तो आप देखिए परिमल का प्रकाशन वर्ष क्या है, आपको याद होगा तो आप प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे, 1930, है ना। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1912, है ना। अकाल में सारस का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1988, क्या है? 1988। और पहाड़ पर लालटेन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1981। उर्वशी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1961। तो अब आप देखिए, अगर आपको प्रकाशन वर्ष याद होगा तो इस प्रश्न को आसानी से कर लोगे। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा? सबसे पहले आएगा हमारा ऑप्शन ई, उर्वशी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। सही है। तो आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा भारत भारती, है ना, बी वाला। फिर आएगा हमारा 1912 भारत भारती। फिर भारत भारती के बाद आएगा उर्वशी, बी ई। फिर आएगा उर्वशी के बाद आएगा हमारा
1261 के बाद आएगा 1930 परिमल, है ना। उसके बाद आएगा परिमल के बाद आएगा हमारा डी 1981 पहाड़ पर लालटेन, और इसके बाद आएगा हमारा सी, है ना। तो बी ई ए डी ई, एक भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें एक भी विकल्प सही नहीं था। इसे यूजीसी ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया है क्योंकि इसमें सारे विकल्प गलत दिए थे ना। तो ये ऑप्शन भी, ये इस प्रश्न को भी यूजीसी द्वारा डिलीट कर दिया गया था, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे कभी कभी गलत प्रश्न में यूजीसी का तो एक 2 से 3 प्रश्न तो डिलीट होते ही है हर बार। अगला है भाई सरकार पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है 20 बार, एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है। एक पक्की तब पक्की होती है जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। बोलाराम का जीव में यह वार्तालाप किन चरित्रों के मध्य हुआ है? तो जो वार्तालाप किन के मध्य हुआ था? अगर आपने बोलाराम का जीव व्यंग कहानी पढ़ी है तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर लोगे। बहुत आसान प्रश्न पूछा गया था। और यह संवाद किसके बीच हुआ था? यह संवाद हुआ था नारद और सांप के बीच। कब हुआ था? जब नारद बोलाराम का जीव फाइल में अटक जाता है तो वो यमराज से बोलता है नारद जी के मैं खुद लेने जाऊंगा और मैं लेकर आऊंगा। तो जब नारद जी अपनी वीणा लेकर जाते हैं दफ्तर में तो सांप के पास बैठते, तो सांप उन्हें ये सब बोलता है और बोलता है कि आपको रिश्वत देनी होगी, फाइल गर्म करनी होगी। तो नारद जी बोलते कि मेरे पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है, मैं तो नारद जी हूं। तो वो बोलते कि आपकी वीणा ही दे दीजिए, वीणा मेरी बेटी के संगीत सीखने में काम आएगी। तो यह नारद और सांप के बीच संवाद होता है ना। अब बोलाराम के जीव, है ना, तो ये रचना किसकी है? ये किस रचना कथन है? बोलाराम का जीव, बोलाराम का जीव का कथन है। और ये क्या है? व्यंग्य रचना है। ये आपकी यूनिट 10 में लगी हुई है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है हरिशंकर परसा, इसके लेखक है ना। इस प्रकार आपको तैयारी करके जानी है कि आपके देखो कथन से ही प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, आपको एक अनुमान हो जाएगा पेपर देने से पहले कि पेपर कैसे आता है। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने किया था? अब ये आसान प्रश्न लगा मुझे, है ना, कि किसने किया था? प्रेमगन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने किसका किया था? आपको पता होगा। इन्होंने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इन्होंने आनंद कादम्बरी का किया था। किसका किया था? आनंद कादम्बरी का इन्होंने करा था पत्रिका का संपादन 1881 में। तो फिर सरस्वती पत्रिका किसने किया? सुदर्शन का किसने किया? और जासूसी का किसने किया? ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सरस्वती का हमें पता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया था। और कब किया था? 1903, है ना। ये मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जो 2024 की एग्जाम हुई थी उसमें प्रश्न पूछा गया था। सुदर्शन का किया था देवकी नंदन खत्री ने। किसने किया था? देवकी नंदन खत्री ने किया था 1900 में। और जासूसी का तो आपको पता होगा क्योंकि जासूसी लेखक कौन है? हमारे गोपाल राम गौमरी। तो गोपाल राम गौमरी ने जासूसी पत्रिका का संपादन किया था 1886 में, है ना। तो इस प्रकार आपको जितने भी आप देखो पत्र पत्रिकाओं से अभी हमने 3 प्रश्न देख लिए ना, 2 से 3 प्रश्न। तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले नहीं पूछे जाते थे, अब पूछे जाने लगे, है ना। अंधेर नगरी नाटक में अंकों के स्थान को सही करने, जब अंधेर नगरी का एक प्रश्न हमने पहला देखा था 51वां, कि वहां महंत का कथन पूछा गया था कि लोक पाप का मूल है वो। अब मैंने बोला था आपको अंधेर नगरी अंकों को मैं आपको प्रश्न पूछ आएगा उसमें लिखवाऊंगी ना। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अंधेर नगरी नाटक में अंकों को क्रम से जमा है। तो हमें 5 अंक दिए गए, पर कितने अंक इस नाटक में? इस नाटक में कितने अंक? 6 अंक है ना। तो पहले हम 6 अंकों को क्रम से लिखते हैं। पहला है बाह्य प्रांत। क्या है? बाह्य प्रांत पहला अंक है ना। दूसरा अंक है हमारा बाजार का। क्या है? बाजार का। तीसरा अंक है हमारा जंगल। क्या है? जंगल तीसरा अंक है। चौथा अंक है आपका राज्यसभा। क्या है? चौथा अंक है आपका राज्यसभा। 5वां अंक है अरण्य। क्या है? अरण्य 5वां अंक है। और छठा अंक है आपका शमशान। अब आप देखिए इनमें से कौन से 5 अंक दिए गए हैं। तो पहला आएगा हमारा ई, है ना। पहले आएगा बाह्य प्रांत,
है ना। फिर ये पहले आएगा, पहला अंक है, दूसरा अंक है हमारा बाजार, तो आएगा फिर ए। फिर आए तीसरा अंक है हमारा जंगल, तो फिर आएगा बी। फिर चौथा अंक है हमारा राज्यसभा, तो फिर आएगा सी। पांचवा है हमारा अरण्य, यानी कि शमशान वाला इसमें नहीं दिया है ना, तो बी ए ई ए बी सी डी किसमें दिया है, इसमें ई ए बी सी डी, यानी कि हमारा ये वाला विकल्प सही होगा। तो इस प्रकार आपको सभी अंकों के नाम याद करके जाओगे आप, तो इस प्रकार के प्रश्न करके आओगे। अब जितने भी नाटक है आपके, उन सभी नाटकों के अंक कितने हैं, किस नाटक में कितने अंक है, और सभी नाटकों के अंकों को आपको क्रम से याद करके जाना होगा, है ना। अब अंधेरी नगरी नाटक किसका अभी बताया था मैंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, और प्रकाशन वर्ष क्या है, 1881 इसका प्रकाशन वर्ष है ना। 71वां प्रश्न चल रहा है हमारा। अगला है, कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो जिसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस निबंध के बारे में कहा, यानी कि तो भारतेंदु जी के निबंध का ही है, पर किस निबंध का है, भारत वंशोन्नति कैसे हो सकती है, दिल्ली दर्पण, सरयू पार की यात्रा और स्त्री सेवा अध्ययन की सभी निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र के। अब ये किस निबंध का है, तो ये निबंध दिल्ली दर्पण का कथन है ना, दिल्ली दर्पण का कथन है ये। और इसका प्रकाशन वर्ष कब है, प्रकाशन वर्ष इसका 1877, क्या है 1877 इसका प्रकाशन वर्ष है, जब दिल्ली दरबार का दर्पण, दिल्ली में दरबार लगा था, उसका उल्लेख इसमें किया गया है। अगला है, किस विचारक का संबंध रूसवाद से नहीं है, या ध्यान से पढ़े प्रश्नों को कि रूसवाद से किसका संबंध नहीं है, एफ आर लेविस का, रोमन जोकोब्सन का, विक्टर श्लोवस्की का, या बोरिस एकेनबामन का। तो अब जो एक लाइन में प्रश्न पूछे गए वो भी प्रश्न ऐसे पूछे गए कि विद्यार्थियों को समझ भी नहीं आया कि प्रश्न कहाँ से पूछा गया है ना। तो अब मुझे भी नहीं पता था ये प्रश्न कि रूसवाद का संबंध किससे नहीं है, तो इसका सही विकल्प आएगा हमारा एफ आर लेविस, है ना। एफ आर लेविस का संबंध रूसवाद से नहीं है, तो इनका संबंध किससे इसका है, साहित्यिक आलोचना और संस्कृति, है ना। इनका संबंध है साहित्यिक आलोचना और संस्कृति से एफ आर लेविस का संबंध है। तो रोमन जोकोब्सन, विक्टर श्लोवस्की और बोरिस एकेनबाउम का संबंध रूसवाद से है ना। इस प्रकार आपको जितने भी आपके मुझे लगा यूनिट 3 से सबसे ज्यादा इस बार प्रश्न पूछे गए थे यूनिट 3 से, है ना। इसीलिए पेपर इतना टफ लगा सभी विद्यार्थियों को, मुझे तो टफ ही लगा था, भले मेरा नेट भी हो गया था, पर जब मैं पेपर कर रही थी तो मुझे समझ में आ रहा था कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, तो मैंने इस पेपर में नेट क्वालिफाई कर लिया, है ना। तो इस प्रकार की आप तैयारी करके जाओ कि पेपर कितना भी टफ आए आप एग्जाम क्वालिफाई कर लो। इसलिए सभी यूनिट पे कमांड बनानी अच्छी, कभी कभी यूनिट 3 से अच्छे प्रश्न पूछ लिए गए तो ऐसा नहीं कि यूनिट 3 को रट लो, है ना। जैसे अभी 25 वाले में यूनिट 3 से ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे, पर आपको ऐसा नहीं करना, आपको सभी यूनिट को बराबर पढ़ के जाना है, तभी आप वहां पर अच्छी स्कोर कर पाओगे। निम्नलिखित काव्य सिद्धांतों को पहले से बाद के क्रम में लगाई। अब ये देखो, ये फिर यूनिट 3 का प्रश्न आ गया है। काव्य भाषा सिद्धांत, अभिव्यंजनावाद, उदात्त का सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत। अभी सभी सिद्धांतों को इनके ये सिद्धांत कब आए थे इस हिसाब से हमको प्रकार, जब सिद्धांत आए थे उन सिद्धांत को आपको कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो विरेचन ये काव्य भाषा सिद्धांत कब आया था, 1770 में आया था, है ना। अभिव्यंजनावाद, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद ये कब आया था, 1866 में आया था। अब उदात्त का सिद्धांत, तो उदात्तता का सिद्धांत आया था कब आया था, ये हाँ 1 से 3 ईस्वी में ये आया था, है ना। विरेचन सिद्धांत आया था 384 ईस्वी पूर्व आया था, है ना। और मूल्यांकन सिद्धांत आया था 1893 में। तो अब आप देखिए कि कौन सा विकल्प पहले आएगा। सबसे पहले आएगा हमारा विरेचन सिद्धांत, फिर आएगा उसके बाद उदात्त सिद्धांत, फिर आएगा हमारा अभिव्यंजनावाद, है ना। नहीं, पहला आएगा हमारा काव्य भाषा सिद्धांत, फिर आएगा हमारा अभिव्यंजनावाद, और
फिर आएगा हमारा मूल्य सिद्धांत। तो इस प्रकार डी सी ए बी किस में गया, इसमें तो हमारा विकल्प सही होगा, है ना। अब मैंने क्या करा था, मैं जितने भी पाश्चात्य जो सिद्धांत है वो सबके, जिन्होंने इन सिद्धांत की स्थापना की थी मैं वो याद करके गई थी ना। तो आपको भी अब देखो इसमें सन पूछ लिए गए तो आपको इनको पता होना चाहिए कि किस आचार्य ने या किस पाश्चात्य काव्य शास्त्र ने सिद्धांत को दिया। तो काव्य भाषा सिद्धांत किसने दिया है, या काव्य भाषा सिद्धांत दिया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अभिव्यंजनावाद में पता है क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है। उदात्त सिद्धांत किसने दिया था, उदात्त सिद्धांत दिया था लोंजाइनस का। किसका है, लोंजाइनस का, लोंजाइनस ने दिया था, है ना। उसके बाद विरेचन सिद्धांत किसने दिया था, अरस्तु ने दिया था, सबको पता है ये। और मूल्य सिद्धांत भी सबको पता है किसने दिया था, रिचर्ड्स ने। तो अगर इस प्रकार आप पढ़कर जाओगे तो प्रश्न कहीं से भी पूछे जाओ आप करके आ जाओगे ना। इसलिए मैं हमारे विकल्पों को आपको डिटेल से करवा रही हूँ। अगर जैसे जोड़ी में दे दिया जाएगा इस बार की, एक तरफ सिद्धांत एक बार अब इनके आपको काव्य शास्त्रों से मिलाना होगा। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है ना। तो अगर आपने पृथ्वीराज रासो को ध्यान से पढ़ा है तब बहुत आसान प्रश्न था। पर इस प्रश्न में एग्जामिनर ने ऐसे प्रश्न पूछा, आप खुद देखिए कि मतलब उसने एक स्टूडेंट के दिमाग से कैसे खेला कि विद्यार्थी आते हुए प्रश्न को भी गलत करके आ जाए, है ना। पहला विकल्प दिया है 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। मुख्य छंद कवित्व दोहा त्रोटक गाहा और आदि है। 69 समय और सर्ग सभी को पता है, तो सत्य कथन ही है ना। पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र कल्याण ने पूरा किया था। पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा रासो में वर्णित घटनाओं तथा संवादों को पाठों की कल्पना नहीं मानते। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आप लोगों को निकालना है, यानी कि कथन तो हमारा सही है तो ये तो नहीं होगा। ये तो सही कथन है पृथ्वीराज रासो के बारे में, तो जो सही है उसके पीछे में राइट लगाती हूँ। ये भी पता है कि 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, ये भी हमें पता है कथन सत्य है। मुख्य छंद कवित्व दोहा त्रोटक और ये सब है, तो ये भी पता है हमें कि कवित्व दोहा तोमर त्रोटक गाहा आदि इसके छंद है ना। और पृथ्वीराज रासो ये भी इसका विकल्प सही है ना। अब पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र कल्याण ने पूरा किया था। अब देखो इन्होंने क्या करा कि यहाँ पर नाम क्या दिया कल्याण, जबकि पुत्र जल्लन ने पूरा किया था। इसी किसने, जल्लन ने पूरा किया था। अब विद्यार्थी क को ज कर दिया है, ज को इन्होंने जल्लन, जल्लन को इन्होंने ज को क बना दिया। अब मैं जब पढ़ रही थी तो मैंने कहा कल्लड़ के जल्लन में खुद नाम में कंफ्यूज हो गई कि उसने एक विद्यार्थी के दिमाग से एग्जामिनर कैसे खेलता है हमें पता चलता है जब हम पुराने प्रश्न पत्र लगाते। तो जब मैंने पेपर कहा तो मेरे खुद दिमाग हिल गया कि क्या दिया इन्होंने कल्लड़ के जल्लन, और मैं खुद कंफ्यूज हो गई। तो ये था कि मुझे पता था कि 69 सर्ग दिए गए, फिर ये था कि ये कथन गलत दिया गया है ना, या माना था उन्होंने ना, कल्पना माना था। तो फिर डी इसका नहीं होगा, तो ये विकल्प हमारा, इसमें ये तीनों सत्य है ना। तो मुझे ये पता था 69 समय और सर्ग होते हैं, मुख्य छंद कवित्व दोहा त्रोटक तोमर होते हैं और 2500 पृष्ठों का। तो ये था मुझे इतने विकल्प पता थे। तो मैंने कहा ए तो 100% सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, गड़बड़ इन दोनों में ही है। और मैं नाम में कंफ्यूज हो रही थी और फिर मैं डी लगा के आई थी। और हाँ सही था ये कि वहां पर मैं खुद भी परेशान हो गई थी इस क्वेश्चन को लेकर। मैंने 2 से 3 मिनट इस प्रश्न में बिगाड़ दिए। तो क्या कथन गलत है इसमें, डी और ई दोनों कथन गलत है ना। तो इस प्रकार आपको प्रश्न करके आना है। मैंने बताया कि एग्जामिनर एक स्टूडेंट के दिमाग से कैसे खेलता है। हमने 75 प्रश्न कर लिए हैं और मैंने आप 75 यानी कि 25 प्रश्न हमने आज करे हैं। पूरे प्रश्न डिटेल में पढ़ा है, क्लास बहुत बड़ी हो गई है इसलिए बच्चे 75 प्रश्न 25 प्रश्न करके मैं आपको ये पेपर करवाऊंगी। मैं चाहूँ तो क्लास में भी करवा सकती हूँ, पर मैं हर एक प्रश्न को डिटेल में हल करवाऊंगी ताकि आपको पता चले कि प्रश्न कैसे आते हैं और आप वहां पर वो गलती ना करके आओ जो मैंने करी है ना। तो मैं मेरी गलतियां भी बता रही हूँ और मैं बता भी रही हूँ कि देखो इस प्रश्न को मैंने कैसे हल करा, किस प्रश्न को मैंने कैसे हल करा। जिस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे तो आप मेरी स्ट्रेटेजी वहां पर लगा सकते हो, है ना। क्योंकि मैं खुद एग्जाम हॉल में बैठी थी और पूरा पेपर मेरा ही है। देखो यहाँ पर मेरी क्वेश्चन आईडी, ये मेरी क्वेश्चन आईडी है ना, ऑप्शन सब दिए गए हैं। मैंने कौन सा ऑप्शन लगा कर, ये मेरी पर्सनल डिटेल है तो मैं सोशल मीडिया पर इसे शेयर नहीं कर सकती इसलिए मैंने इनको हाइड कर दिया है ना। तो अब आपको कैसा लगा क्लास आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। 25
25 में से आपके कितने नंबर आते हैं बताएं। और अब ये भी बताएं कि आपको 2024 का पेपर और 2000 जो नेट के पेपर और सेट के पेपर में आपको क्या अंतर लगा है ना। तो मैं आपके कमेंट देखूंगी और हम मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।